दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ये जो कहानी लेकर आई हूँ, ये बहुत ही अच्छी है। एक बार आप लोग इस कहानी को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। मुझे उम्मीद है आप सबको भी कहानी बहुत पसंद आएगी। चलिए अब इस कहानी को आगे शुरू करते हैं। क्या माँ, कितनी बार कहूँ मैं आपसे, मेरी किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाया करो, लेकिन आप हो कि सुनती ही नहीं। रोहित 60 वर्षीय अपनी माँ पर चिल्लाते हुए कहता है। पर बेटा, मैं तो। आंखों में आंसू लिए रोहित की माँ कहती है, क्या माँ, आपको पता भी है ये गुलदस्ता कितना महंगा था और आपने तोड़ दिया। अपनी माँ की बाहों को जोर से दबाते हुए रोहित कहता है, माफ़ कर दे बेटा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। बोलते हुए माँ वहाँ से चली जाती हैं। रोहित, मैं तो अभी भी बोलती हूँ माँ जी को कोई वृद्धा आश्रम छोड़ आओ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं। रोहित की पत्नी मीनाक्षी चिल्लाते हुए कहती है, अरे मेरी मीनाक्षी, मेरी जान, कुछ ही दिनों में तुम माँ बनने वाली हो और देखभाल के लिए कोई तो चाहिए ना। मीनाक्षी को मनाते हुए रोहित कहता है, अच्छा ये संभालेंगी मेरे बच्चे को। अरे हाँ बाबा, कम से कम एक दाई का तो खर्चा बच जाएगा। हाँ हाँ, तुम्हें तो पैसों की ही पड़ी रहती है, तुम्हें पता भी है मैं इनके साथ पूरा दिन कैसे काटती हूँ। मगर मच्छ की आंसू लिए मीनाक्षी कहती है, अरे मैं समझता हूँ, लेकिन तुम ही सोचो ना, घर का सारा काम भी तो माँ ही करती है ना। मीनाक्षी के बगल में बैठते हुए रोहित कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा, सारा काम तुम्हारी माँ अकेले ही करती हैं और मैं कुछ करती ही नहीं। मीनाक्षी अपने जगह से उठते हुए कहती है, अरे नहीं, मेरा मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मीनाक्षी के कंधे पर हाथ रखते हुए रोहित कहता है, हाँ हाँ बस करो और दफ्तर जाओ तुम, वैसे भी घर में काम करने वाले कम और खाने वाले ज़्यादा हैं। मीनाक्षी रोहित की माँ की तरफ देखते हुए कहती है, चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, ख्याल रखना अपना भी और मेरे बच्चे का भी। रोहित बोलते हुए मीनाक्षी के माथे को चूमता है और गले लगाकर बाय बोलता है और दफ्तर के लिए निकल जाता है। पीछे के कमरे के दरवाजे पर खड़ी माँ अपने बेटे को निहार रही होती है। वो चाह कर भी अपने बेटे को गले नहीं लगा सकती थी। आज इस माँ की आंखों से आंसू की नदियाँ बह रही थी, लेकिन बेचारी करे भी क्या। ये तो रोज़ रोज़ का नाटक था। हर दिन उस माँ के साथ ऐसा ही होता था। हर एक पल घुट घुट कर जी रही थी। वहीं दरवाजे पर खड़ी खड़ी माँ अपने अतीत में कहीं खो जाती है। अरे ओ बुढ़िया, काम नहीं करेगी क्या। मीनाक्षी उस माँ पर चिल्लाती हुई कहती है। रोहित के दफ्तर जाते ही मीनाक्षी का रवैया ही बदल जाता था। रोहित के सामने तो वो माँ से ठीक ठाक से पेश आती थी, लेकिन रोहित के जाते ही उस बेचारी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करती मानो जैसे कई जन्मों का बैर हो मीनाक्षी का उस माँ से, जिसका बदला वो ले रही हो। हाँ हाँ बेटा, अभी आई, बोल क्या काम है। माँ एक छड़ी के सहारे लड़खड़ाते हुए आती हैं। वैसे तो उस माँ का उतना अधिक भी उम्र नहीं था जिसमें वो छड़ी लेकर चली, लेकिन मीनाक्षी और रोहित की मेहरबानी से बेचारी माँ का ये हाल था। वो ठीक से चल तक नहीं पाती थी और ना ही उनसे ठीक से काम हो पाता था, लेकिन फिर भी वो हमेशा हर संभव प्रयास करती थी जिससे उनके घर की महारानी मतलब मीनाक्षी खुश रहे। लेकिन वो कहाँ खुश रहने वाली, उसका बस चले तो बेचारी माँ का खून तक चूस ली चुड़ैल। रात का सारा बर्तन पड़ा हुआ है, कब साफ करोगी उसे। मीनाक्षी माँ पर चिल्लाते हुए कहती है, पर बेटा मैं तो रात में ही बर्तन साफ कर दिया था। अच्छा तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ। माँ को आँख दिखाते हुए मीनाक्षी कहती है। पहले तो कुछ देर माँ मीनाक्षी को एकटक देखती हैं और याद करने की कोशिश करती हैं कि वो बर्तन साफ़ की थी या नहीं। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती हैं, नहीं नहीं, मैं कह देती हूँ फिर से, तुम इतना गुस्सा मत हो, बच्चे पर असर पड़ेगा। आप होती कौन है मेरे बच्चे की फ़िक्र करने वाली। एक बात हमेशा याद रखना, आप इस घर की बाई हो, बाई बस। और एक बाई का काम होता है सिर्फ घर के कामों से मतलब रखना, समझिए आप। माँ की बाहों को झकझोर कर धक्का देते हुए मीनाक्षी कहती है। धक्का देने के कारण माँ गिर जाती हैं और उनकी बूढ़ी हड्डियों में काफ़ी चोट लग जाती है। लेकिन हालात कहें या फिर किस्मत से मजबूर माँ आंख बंद करके गहरी सांस लेती है और साहस कर उठ जाती है और घर के कामों में लग जाती है। खाना बना भी या नहीं, मीनाक्षी पुनः चीखती हुई कहती है, हाँ हाँ बेटा, अभी लाई। किचन से खाना लाते हुए माँ बोलती हैं,
लड़खड़ाते हुए माँ किसी तरह खाना लाकर अपनी बहू मीनाक्षी को देती है। मीनाक्षी खाने को बिना चखे देखकर ही बोलती है, ये बुढ़िया तेरा दिमाग खराब है क्या? कोई प्रेग्नेंट औरत को ऐसा सड़ा हुआ खाना देता है क्या? खाने को प्लेट को दूर फेंकते हुए मीनाक्षी कहती है, पर बहू बड़े बुजुर्ग कहते हैं गर्भवती महिला को सादा और पौष्टिक आहार ही लेना चाहिए। माँ अपनी बहू को समझाते हुए कहती हैं। लेकिन मीनाक्षी कहाँ समझने वाली, उसे तो हर दिन कोई न कोई नया नाटक चाहिए ही था। हर दिन वो कोई ना कोई नाटक करती और उसी बहाने उस बेचारी माँ के साथ मारपीट किया करती थी। और तो और कई दिनों तक खाना भी नहीं देती। उस माँ का हाल नरक की ज़िंदगी से भी बदतर बन चुका था। वो जिंदा होकर भी पल पल मर रही थी। बस बस बंद कर अपना भाषण और सुन मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही हैं और प्लीज़ उनके सामने कोई नया नाटक मत करना। माँ की बात पूरी होने से पहले ही मीनाक्षी बोल पड़ती है। बेचारी माँ चुपचाप वहाँ से चली जाती है और झाड़ू लाकर टूटी हुई प्लेट को साफ करती है और जो खाना बिखरा हुआ था उसे अलग से उठाकर किचन में साइड में रख देती है। मीनाक्षी की सहेलियों के लिए नाश्ता बनाने लगती है। सुन बुढ़िया, नाश्ते में समोसे, हरी मिर्च की चटनी और कुछ चिप्स तैयार कर देना। और हाँ सुन, वो लोग दोपहर का खाना यहीं खाएंगे तो दोपहर के खाने में चिकन और चावल बना देना। मीनाक्षी किचन में आते हुए अपनी फरमाइश सुनाती है। पर बेटा, पर क्या, मुझे आज कोई बहाना नहीं चाहिए। बस आधे घंटे के अंदर नाश्ता तैयार होना चाहिए। वो लोग कभी भी पहुंचने वाली होंगी। तभी अचानक दरवाजे की बिल बजती है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर दरवाज़ा खोलो ना, मीनाक्षी चिल्लाते हुए बोलती है। हाँ जाती हूँ। बोलते हुए माँ दरवाज़ा खोलने चली जाती हैं। अरे काकी, कैसी हो? दरवाज़ा खुलते ही उनमें से एक मीनाक्षी की दोस्त रेनू माँ के गले लगते हुए पूछती है। मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसी हो? पीछे हटते हुए माँ बोली। बिल्कुल मस्त काकी, आज बहुत दिनों बाद आपके हाथ का बना खाना खाने का सौभाग्य मिला है हमें। माँ एक टक रेणु को देखने लगती है और उनका दिल कहता है कि कस के वो रेणु को फिर से गले लगा दे और अपनी सारी बातें, सारे दुख रेणु को बता दे। लेकिन मीनाक्षी के डर से वो पीछे हट जाती है और रेणु की किसी भी बात का बिना जवाब दिए वहाँ से निकल जाती है। क्या यार, तू भी ना नौकरों के गले लग जाती है? उसके कपड़े देखे हैं तुमने? कितने गंदे हैं। मुझे तो देखकर ही उल्टी आ रही है और उसकी शरीर से इतनी गंध भी आ रही है। छी। मीनाक्षी की दूसरी दोस्त नेहा नाक को इस भांति चढ़ाते हुए बोलती है मानो जैसे कोई असहनीय दुर्गंध आ रही हो। कोई बात नहीं नेहा, इस बात का जवाब तुम्हें ज़रूर मिलेगा, लेकिन सही समय पर, अभी नहीं, रेनू मन ही मन बोलती है। अरे वाह, तुम लोग आ गई। और वहाँ क्या कर रही हो? अंदर आओ, मीनाक्षी किचन से बाहर आते हुए कहती है। आहिस्ता मीनाक्षी, थोड़ा धीरे चल, तेरे बच्चे पर असर पड़ सकता है, रेणु मीनाक्षी से कहती है। नेहा, वो क्या कहावत है? हाँ याद आया, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मीनाक्षी दांत पीसते हुए रेणु को टोंट मारती है। दरअसल रेणु की शादी के लगभग 8 वर्ष हो चुके थे, लेकिन रेणु अभी तक माँ नहीं बन पाई थी, जिस कारण उसे ये सब झेलने को मिल रहा था। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिखाई नहीं देता क्या मेहमान आए हैं? चाय पानी लाओ जाकर, मीनाक्षी चिल्लाते हुए माँ से कहती है। यार, आजकल के ये नौकर चाकर भी ना जरा सा प्यार ना दे दो कि सर पर चढ़ जाते हैं, नेहा मीनाक्षी को भड़काते हुए कहती है। माँ लड़खड़ाते हुए पानी लेकर आती है और उनका पैर एक टेबल से टकरा जाता है और उनके हाथ से पानी की ट्रे नीचे गिर जाती है और सारे गिलास टूट जाते हैं। रेनू माँ को गिरने से किसी तरह संभाल लेती है। ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता भी है ये कितना महंगा था? मीनाक्षी माँ पे चिल्लाते हुए कहती है। क्या यार मीनाक्षी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? काकी को अभी लग जाती और तुम्हें ग्लास की पड़ी है। अरे रेणु, तुम बहुत भोली हो, इसका तो हर रोज़ का यही नाटक है और तुम खड़े खड़े मेरा मुँह क्या देख रही हो? जल्दी से ये कांच साफ करो और हमारे लिए समोसे लेकर आओ, मीनाक्षी माँ को फटकार लगाते हुए कहती है। हाँ बेटा, अभी लाती हूँ। बोलते हुए माँ किचन की तरफ चली जाती है और गर्मा गर्म समोसे लेकर आती है। सभी के लिए प्लेट में समोसे और चटनी परोस देती है। बारी बारी से सभी के हाथ में दे देती है। ऐसे ही एक के बाद एक नए नए व्यंजन की फरमाइश करते जाते हैं।
बेचारी माँ सभी की फरमाइश को पूरा करती जाती है। पहले नाश्ता, फिर चाय, फिर खाना, फिर जूस, फिर चाय, फिर कुछ, ऐसे ही कहते कहते देर शाम हो जाती है। अच्छा सुनो, अब ना रोहित के आने का वक्त हो गया है, तो अब तुम सब जाओ, ठीक है? ठीक है यार, हम सब जा रहे हैं, लेकिन अगली पार्टी कब दोगी ये तो बता दो। नेहा अपने स्थान से उठते हुए कहती है। अगले संडे, पक्का ना? हाँ हाँ, एकदम पक्का। अब सभी सहेलियां भरत और राम की तरह गले से लिपट जाती हैं। भले ही उनमें भरत और श्री राम के जितना प्रेम ना हो, लेकिन दिखावा करने में क्या जाता है। अब उनका मेल मिलाप खत्म होता है। एक दूसरे को बाय कहते हैं और सभी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इधर मीनाक्षी की शैतानी खोपड़ी में कोई खतरनाक चाल चल रही होती है। वो घड़ी की तरफ देखती हैं और जल्दी से दौड़कर किचन की तरफ जाती हैं। अरे माँ जी, आज के लिए सॉरी, आज आपको कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। माफ़ करना माँ जी, वैसे आप बहुत थक गई होंगी ना। जाओ जाकर आप आराम करो। आंखों में झूठी आंसू ले मीनाक्षी कहती है। पर बेटा, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, ये सब पहले ख़त्म कर लेती हूँ, फिर आराम तो होते ही रहेंगे। वैसे भी रोहित के आने का टाइम हो रहा है, उसके लिए खाना भी बनाना है ना। माँ मीनाक्षी की बात को काटते हुए कहती हैं। अरे नहीं, आप जाकर आराम करो, अभी उनके आने में टाइम है, आप जाओ आराम करो। माँ का हाथ पकड़ते हुए मीनाक्षी कहती है। बेचारी माँ मीनाक्षी के डर से आराम करने अपने रूम में चली जाती हैं, लेकिन आराम नहीं कर पाती हैं। उनके दिमाग में एक ही प्रश्न घूमता है कि आखिर आज इतना प्यार उसे कैसे उस पर आया। कुछ ही देर बाद बाहर से रोने की आवाज़ आती है। माँ छड़ी के सहारे लड़खड़ाते हुए बाहर निकलती हैं तो देखती हैं रोहित गुस्से से आग बबूला होकर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। रोहित को गुस्से में देखते ही माँ समझ गई, जरूर मीनाक्षी ने कोई नई चाल चल दी है और आज तो ये गुस्सा मुझ पर ही फूटने वाला है। ये सोचकर माँ धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे मोड़ लेती हैं। माँ, ये आप ये आप क्या की? आपको पता है ना मीनाक्षी माँ बनने वाली है। फिर भी रोहित चिल्लाते हुए माँ की तरफ तेजी से बढ़ता है। पर बेटा हुआ क्या है? डरते हुए माँ बोलती है। रोहित तेजी से माँ की तरफ बढ़ता है। रोहित को गुस्से में अपनी ओर बढ़ते देख माँ डर जाती है और अपने कदमों को पीछे मोड़ लेती है। अचानक उनका पैर किसी सख्त चीज़ से टकराता है और वो पीछे गिर जाती हैं। लेकिन ना तो थोड़ी भी दया रोहित को आती है और ना ही मीनाक्षी को। वैसे भी मीनाक्षी तो पत्थर दिल की थी, उसे कभी किसी पर दया नहीं आती थी। रोहित तेजी से आगे बढ़ता है और निर्दयी के भांति हाथों को झकझोर कर उठाता है और चिल्लाते हुए बोलता है। माँ, आपको भी जरा भी शर्म नहीं आती? आपको पता है ना मीनाक्षी प्रेग्नेंट है, फिर भी आप उससे काम करा रही हो। आपको हम घर में रखे ही क्यों हैं? ताकि आप मीनाक्षी को थोड़ा ध्यान रखो। लेकिन नहीं, आपसे वो भी नहीं होता। अरे मीनाक्षी का ना, तो मेरे बच्चे के बारे में तो सोचो माँ। एक सांस पर ही बिना कुछ सोचे समझे रोहित बोल देता है। पर बेटा, मैंने किया क्या है? क्या किया है? अरे माँ, कुछ तो शर्म कर लो, बुढ़ी हो गई हो, कम से कम इस उम्र में तो झूठ मत बोलो। माँ एकटक रोहित को देखने लगती हैं और शायद वो समझ भी जाती हैं कि ये सब किया कराया मीनाक्षी का है। लेकिन अब माँ करे भी तो क्या करे, क्योंकि रोहित तो माँ की बात सुनने से रहा। अब क्यों चुप हो गई? आप जानना चाहते हो ना कि क्या हुआ? तो देखो, मीनाक्षी को आगे लाते हुए रोहित कहता है। मीनाक्षी के हाथ में पट्टी लगी होती है और आंखों में मोटे मोटे बड़े बड़े आंसू, लेकिन असलियत में चेहरे के पीछे छिपी खुशी जिसका कोई ठिकाना नहीं था। आज आपने मेरा पूरा ग्लास का सेट तोड़ा था ना, लो भुगतो अब। मेरा भी नाम मीनाक्षी है, मीनाक्षी। और ये मीनाक्षी किसी को छोड़ती नहीं जब तक आपको वृद्धाश्रम ना भिजवा दूँ ना, तब तक चैन से बैठने वाली मैं। मीनाक्षी मन ही मन सोचती है। माफ़ करना बेटा, मेरी बुढ़ी हड्डियों में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसीलिए आराम करने आ गई। अरे वाह, आप आराम करने आ गई तो क्या मीनाक्षी काम करती? जरा सा दर्द ही तो हुआ था ना, शरीर से प्राण तो नहीं निकल रहा था। याद रखना माँ, अगर आप दोबारा ऐसी कोई गलती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलते हुए रोहित मीनाक्षी का हाथ पकड़ता है और कमरे से बाहर आ जाता है। आज मीनाक्षी का दिल काफ़ी प्रसन्न था और हो भी क्यों ना, मीनाक्षी अपना बदला जो ले ली थी।
बस थोड़े से मगरमच्छ के आंसू बहाने पड़ी, झूठ मूठ की पट्टी लगानी पड़ी और नमक मिर्च लगाकर नाटक करना पड़ा। बस उतने में ही रोहित का दिल पिघल गया मीनाक्षी के लिए। बिना कुछ सोचे समझे इतना कुछ रोहित अपनी माँ को सुना दिया। हद है यार। पता नहीं माता रानी भी क्या लिखी थी बेचारी माँ की किस्मत में। एक तो माँ पागल है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना मीनाक्षी, फिर भी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो तुम। अब मैं क्या की। अगर माँ तुमसे काम करने को बोली भी तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था ना, मैं आकर कर देता। आज अगर आज अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो। अरे ऐसे कैसे हो जाता कुछ। वैसे भी माँ हमसे बड़ी हैं, हमारी बुजुर्ग हैं, तो हमें तो उनकी बात माननी होगी ना। इसीलिए मेरी जान, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। सुनो, अब अगर माँ कोई काम करने को बोली तो तुम मत करना, मैं आकर कर दूँगा। नहीं माँ कर लेंगी, ठीक है। ठीक है। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। पर मैं। क्या हुआ बोलो। मीनाक्षी हाथ आगे करते हुए दिखाती है। मेरे हाथ में तो पट्टी लगी है, नहीं तो मैं ज़रूर आपको अपने हाथों से खिलाती। अरे कोई बात नहीं, माँ है ना, उनसे बोलो खाना लगा देंगी। पर माँ तो कुछ नहीं बोलेंगी। माँ तुम बोलो जाकर उनसे। ठीक है, जाती हूँ। रोहित अपने बाथरूम की तरफ निकल जाता है तो वहीं मीनाक्षी माँ के कमरे की तरफ बढ़ती है। मीनाक्षी मन ही मन काफ़ी खुश होती है। वो मुस्कुराते हुए धीरे से बुदबुदाती है, पागल इंसान को टमाटो सॉस और खून में कोई फ़र्क ही नहीं पता। हा 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 हा। चलो आज का तो ड्रामा पूरा हुआ, अब कल के लिए कुछ नया सोचना होगा। लेकिन मेरी किसी भी नाटक का असर तो इस बुढ़िया पर पड़ता ही नहीं, जाने किस मिट्टी से बनी है। चलो कोई ना, मैं भी कम नहीं हूँ, इस बुढ़ी को घर से बाहर निकाल कर ही मानूंगी। मीनाक्षी अपने हाथ पर लगे सॉस को चखते हुए कहती है, ये बुढ़िया खाना लगा दे आकर, बहुत भूख लगी है। मीनाक्षी माँ के कमरे के दरवाजे से बोलती है, बेटा मुझसे उठा नहीं जाएगा। अच्छा लगता है आज का इतना नाटक काफ़ी नहीं था। रुको अभी रोहित को बुलाती हूँ। नहीं बेटा जाने दे, मैं आती हूँ। हाँ जल्दी से आओ आप, नहीं तो। मीनाक्षी अंगुली दिखाते हुए कहती है। माँ के शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा था। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चलकर अपने रूम से भी बाहर आएं। फिर भी वो किसी तरह हिम्मत करके आती हैं और किचन में जाकर खाना परोसने के लिए चावल का पतीला उठाती हैं। पतीला काफ़ी हल्का प्रतीत होता है। माँ पतीला को नीचे रखती हैं और उस पर रखी थाली को जब हटाती हैं तो पता चलता है पतीला बिल्कुल खाली है। फिर माँ कढ़ाई में देखती हैं तो उसमें भी सब्जी नहीं होती है और ना ही दाल होती है और ना रोटी। ये सब देख माँ काफ़ी आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि खाना गया कहाँ। और जब माँ बाहर खिड़की से झांकती हैं तो पता चलता है सारा खाना नीचे ज़मीन पर फेंका हुआ है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रो पड़ती हैं। फिर अचानक मुझे याद आता है फ्रिज में कुछ हरी सब्जियाँ रखी हैं, वो बना देती हूँ जल्दी से। और जैसे ही माँ फ्रिज खोलती हैं तो पता चलता है फ्रिज में भी कोई सब्जी नहीं है। माँ सब कुछ समझ जाती हैं कि ये सब मीनाक्षी का करा धरा है। माँ वहीं ज़मीन पे बैठ जाती हैं और रोने लगती हैं। उनकी आंखों में साफ साफ दर्द दिख रहा था। आज माँ बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि आज मीनाक्षी का नाटक कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? मुझे भी अपने साथ ले गए होते। मेरा दर्द आपको नहीं दिखता क्या? बुला लो मुझे अपने पास। अब मैं और नहीं जीना चाहती, मेरा मन इस दुनिया से भर चुका है। माँ अपने पति यानी कि रोहित के पिता को याद करते हुए कहती हैं, क्या यार माँ, आपको खाना लाने में इतनी देर क्यों हो रही है? नहीं देना खाना तो साफ साफ बोल दो ना, फिर हम एक बार भी खाना नहीं मांगेंगे आपसे। रोहित बाहर खाने की टेबल पर से ही चिल्लाकर कहता है। जाओ यार मीनाक्षी, देख कर आओ क्या हुआ है। आती हूँ देखकर। मीनाक्षी अपनी कुर्सी पर से उठती है और धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ने लगती है। साड़ी का एक किनारा अंगुलियों से दबाकर ऐसे लहराते हुए जा रही हो मानो जैसे चुड़ैल आ रही हो। मतलब कि नागिन की चाल से चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट के साथ मीनाक्षी किचन तक पहुंचती है। क्या रे, कब कौन सा नाटक कर रही है? बाहर जाकर बोल दे खाना नहीं बना है और बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। मीनाक्षी माँ के गालों को ज़ोर से दबाते हुए कहती है। माँ दर्द से चीख पड़ती है।
पर माँ की चीख निकलते ही मीनाक्षी उनके मुंह पर अपना हाथ रख देती है, जिसके कारण ज़्यादा दूर तक उनकी आवाज़ नहीं पहुँच पाती। देख गुड़िया, बाहर जाके बोल दे घर में खाने को कुछ नहीं है, नहीं तो, माँ को धमकाते हुए मीनाक्षी कहती है। पर बेटा, ऐसी हालत में बाहर का खाना नहीं खाती, माँ डरते हुए कहती है। मैंने तुझसे तेरी राय नहीं मांगी। मांगी क्या? बोल। मांगी? पर बेटा, नहीं ना, तू अपनी राय अपने पास रख। जितना मैंने कहा है उतना ही जाकर तू रोहित से बोल। माँ अपनी जगह से छड़ी के सहारे उठती हैं और लड़खड़ाते हुए रोहित की तरफ बढ़ती हैं। बेटा, घर में कुछ भी नहीं है खाना बनाने के लिए। नहीं है मतलब? आप खाना नहीं बनाई थी? नहीं बेटा, वो मैं। बस माँ, बहुत हुआ। आपको पता है ना मीनाक्षी प्रेग्नेंट है, उसे वक्त पर खाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप छोड़ो, कुछ कहना ही बेकार है आपको। बोलते हुए रोहित मीनाक्षी का हाथ पकड़ता है और बाहर निकल जाता है। रोहित और मीनाक्षी किसी होटल में जाते हैं और भर पेट मस्त खाना खाते हैं। मीनाक्षी मन ही मन बहुत खुश होती है। आखिर खुश भी क्यों ना हो, आज माँ को इतनी डांट जो पड़ी थी, ये मीनाक्षी बहू के रूप में राक्षस ही थी। भगवान ही जाने उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी, जो माँ अपने बेटों को इतनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा की। आज वही बेटा उस माँ की आंखों के आंसू का कारण बना है। अरे, ऐसा क्या पत्नी का प्यार जो माँ को ही भुला दे। भगवान जाने किस दर्द से वो माँ गुजर रही होगी। रोहित मीनाक्षी की पेट पूजा खत्म हुई, मतलब खाना खाकर वो लोग घर के लिए निकलते हैं। तभी रोहित कहता है, अरे सुनो। हाँ बोलिए। वो मैं बोल रहा था कि घर पर तो खाना कुछ है नहीं, हम माँ के लिए कुछ ले लेते हैं। पागल हो क्या? माँ ये खाना खाएंगी? हाँ तो क्या हुआ? आपका दिमाग सच में ख़राब है। माँ की उम्र हो चली है और वो तेल मसाला खाई तो उनकी तबीयत ख़राब नहीं होगी क्या? पर यार, जो मन में आए वही करो। आप मुझे उससे क्या? वैसे भी आप मेरी एक भी बात मानते हैं कहाँ? अच्छा, मेरी माँ, माफ़ करो मुझे, नहीं ले रहा कुछ। चलो अब ठीक है, चलिए। रोहित मीनाक्षी घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाते हैं। रोहित दरवाजे की बेल बजाता है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। रोहित दोबारा बेल बजाता है, लेकिन इस बार भी दरवाज़ा नहीं खुलता। मीनाक्षी, माँ ठीक तो होंगी ना यार, दरवाज़ा ही नहीं खोल रही हैं। रोहित थोड़ा भ्रमित होते हुए कहता है, नहीं रोहित, कुछ नहीं हुआ होगा, लेट गई होंगी ना। हमें आने में बस माँ सो गई होंगी और क्या। ऐसे भी हमारे पास दो चीज़ चाबी तो है ना। क्या हूँ, फिर खोलो ना दरवाज़ा जल्दी से, मुझे नींद आ रही है। रोहित अपनी जेब से चाबी निकालता है और दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। माँ कहीं भी दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन इस बात को रोहित नज़रअंदाज करते हुए सीधे अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अभी तक रोहित और बहू घर नहीं आए, कहीं कुछ हो तो नहीं गया उन्हें। हे माँ, रक्षा करना उनकी। अचानक नींद से जागते ही माँ धीरे से बुदबुदाती हैं और अपने कमरे से बाहर निकलती हैं तो देखती हैं घर का दरवाज़ा खुला है। घर का दरवाज़ा खुला देख माँ बहुत डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई चोर आया है। दरवाज़ा खुला है, इसका मतलब कहीं कोई चोर तो नहीं आया। फिर रोहित और बहू, नहीं नहीं, रोहित आया होता तो मुझसे मिलने ज़रूर आता। क्या करूं, सोचते हुए माँ रोहित के कमरे की तरफ बढ़ती हैं। 10 कदम चलने पर रोहित के कमरे तक पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि रोहित और बहू मीनाक्षी घर आ चुके हैं। बेचारी माँ के दिल को तसल्ली मिलती है कि उनके बहू बेटे सुरक्षित घर में हैं। लेकिन एक बात का दुख भी होता है कि उनका बेटा घर आने के बाद भी उनसे मिलने नहीं आया। माँ की आंखें भर आती हैं, लेकिन माँ अपने आंसुओं को आँखों में ही छिपा लेती हैं और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। वो अपने बिस्तर पर लेट जाती हैं और एक पतली सी चादर ओढ़ लेती हैं और सोने की कोशिश करती हैं। लेकिन ये कम वक्त नींद नहीं आ रही थी। माँ करवट पर करवट बदल रही थी, पर ये नींद का कोई अता पता नहीं। शायद उम्र के कारण या फिर कुछ देर बाद पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ आती है। मीनाक्षी अंगड़ाई लेते हुए अपने रूम से बाहर आती है। अरे ये क्या, आज ये बुढ़िया कहीं दिख नहीं रही। मीनाक्षी उपासी लेते हुए कहती हैं, शायद किचन में होगी, चलकर देखती हूँ। पर ये बुढ़िया तो पहले पूजा करती थी, अगरबत्ती की तो कोई खुशबू नहीं आ रही है।
उसके रूम में ही जाकर देखती हूँ। धीरे से बुदबुदाते हुए मीनाक्षी माँ के कमरे की तरफ बढ़ती है। मीनाक्षी धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोलती है और अंदर झांकती है। अरे वाह, ये बुढ़िया तो अभी तक सो रही है। चल बेटा मीनाक्षी, दिखा अपना जलवा। बुदबुदाते हुए मीनाक्षी किचन की तरफ बढ़ती है। किचन में जाकर सबसे पहले वो पूरे किचन में चारों तरफ कचरा फैलाती है और फिर कुछ आटा अपने चेहरे पर लगा लेती है। थोड़े बालों को बिगाड़ लेती है, मानो एक चुड़ैल का रूप खुद को दे देती है और रोहित के आने का इंतज़ार करती है। जैसे ही मीनाक्षी को पता चलता है कि रोहित आ रहा है, वैसे ही मीनाक्षी काम करने लग जाती है। पर नींद में होने के कारण रोहित का ध्यान मीनाक्षी पर जाता ही नहीं। मीनाक्षी गुस्से से झाड़ू को फेंक देती है। फिर रोहित का ध्यान मीनाक्षी की तरफ जाता है। अरे, ये क्या हाल बना रखी हो अपना? रोहित आश्चर्य से पूछता है। क्या करूं, काम ही इतना है। काम इतना है मतलब? माँ कहाँ है? देखिए रोहित, अब माँ से प्लीज़ कुछ मत कहना, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा है। प्लीज़ रोहित, माँ है कहाँ ये बताओ तुम। माँ अपने कमरे में सो रही हैं। क्या, इतनी देर तक? तो क्या हुआ रोहित, बुढ़ी हैं, थक गई होंगी ना, सोने दो उन्हें। वैसे भी मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ ही, कर दूँगी सारे काम। अरे नहीं मीनाक्षी, कैसी बात कर रही हो? तुम मेरी जान हो और तुम एक भी काम नहीं करोगी बस। पर कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं माँ को बुलाकर लाता हूँ। जी, जैसा आप ठीक समझे। रोहित अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ता है। धीरे से रोहित कमरे का दरवाज़ा खोलता है और अपनी माँ के बिस्तर की तरफ बढ़ता है। माँ, अभी तक आप सो रही हो? रोहित की आवाज़ सुन माँ चौंक जाती हैं और हड़बड़ा कर उठती हैं। बेटा, वो रात को देर से सोई थी ना, तो आँख नहीं खुली। देर से क्यों माँ? हम लोग आए थे, तब तो आप सो रही थी। बेटा, भूखे पेट नींद कहाँ आती है? भूखे पेट मतलब? कुछ नहीं बेटा, तुम चलो, मैं बस 5 मिनट में आकर नाश्ता बना देती हूँ। जी माँ, बोलते हुए रोहित कमरे से बाहर चला जाता है। दरअसल मीनाक्षी के नाटक के कारण माँ रात में कुछ नहीं खाती हैं। एक तो बना बनाया खाना मीनाक्षी बाहर फेंक देती है और घर में भी कुछ खाने के लिए नहीं होता है। उससे भी बड़ी बात, चोट दिल पर लगी थी तो भूख कहाँ से लगती। बेचारी माँ जल्दी से हाथ मुँह धोती हैं और नाश्ता बनाने लग जाती हैं। फिर माँ को याद आता है कि घर में तो खाना बनाने के लिए कुछ तो है ही नहीं। फिर माँ किचन के फ्रिज को खोलती हैं तो पिछले दिन वाली हरी सब्जी, फल, दूध, सारी चीज़ें वैसी ही वैसी परी मिलती हैं। फिर माँ आटे का डिब्बा खोलती हैं तो वो भी पूरा का पूरा भरा मिलता है। चावल भी वैसे ही डिब्बे में भरी हुई थी। माँ आश्चर्य में पड़ जाती हैं कि सारी चीज़ें रातों रात कैसे आ गई, क्योंकि कल रात में सारे डिब्बे खाली थे। फिर ऐसा क्या जादू हुआ जो सारे डिब्बे भर गए? माँ एक पल के लिए सोचती हैं कि क्यों ना मीनाक्षी से ही पूछ ले। सोचते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाती हैं। फिर अचानक माँ को याद आ जाता है कि खुदा ने कैसी बहू उन्हें दी है। यही सोचकर माँ दूसरे ही पल अपने कदमों को पीछे मोड़ लेती हैं और अपने कामों में लग जाती हैं। जल्दी से माँ नाश्ता बनाकर बाहर टेबल पर सजा देती हैं। रोहित नहा धोकर अपने कमरे से आता है और नाश्ते पे टूट जाता है। रोहित जल्दी से नाश्ता कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। बेचारी माँ रोहित के जाने के बाद मीनाक्षी को झेलने को तैयार हो जाती हैं। हर रोज़ मीनाक्षी के नए नए नखरे, ओह, शायद ही कोई झेल पाए। पर माँ सब कुछ चुपचाप सहन कर रही थी। समय अपनी चाल से चल रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया पर माँ की हालत में कोई सुधार नहीं आया। दिन ब दिन मीनाक्षी के नखरे और उसका ड्रामा और भी बढ़ता गया। अब समय आ गया था बच्चे के आने की। मीनाक्षी का 9वां महीना चल रहा था। बेटा, अभी समय बहुत संभल कर रहने का है, तुम ज़्यादा सीढ़ी मत चढ़ा करो, बच्चे पर असर पड़ेगा। सीढ़ी पर चढ़ रही मीनाक्षी से माँ कहती हैं। अरे ओ बुढ़िया, अगर अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम मेरे बच्चे के लिए बुरा तो मत बोल। मीनाक्षी दांत पीसती हुई कहती है। पर बेटा, मैं तो मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे कड़क अदरक वाली चाय लाकर दे और साथ में चटपटे पकौड़े के साथ मिर्च की चटनी भी। ऑर्डर देते हुए मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है। माँ चुपचाप मीनाक्षी की बात सुन लेती हैं और मीनाक्षी की किसी बात का बिना जवाब दिए रसोई घर में जाकर
महारानी मतलब मीनाक्षी की फरमाइश पूरा करने में जुट जाती हैं। कुछ ही देर बाद मीनाक्षी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। माँ जल्दी से मीनाक्षी के कमरे की तरफ बढ़ती हैं। जल्दी जाने के कारण माँ के पैर में मोच भी आ जाती है, लेकिन मीनाक्षी की दर्द को सुनकर माँ अपने दर्द को अनदेखा कर देती हैं। क्या हुआ बेटा, आप ठीक हो ना? माँ मीनाक्षी से पूछती हैं। ओह, वो मुझे डरावने सपने आ रहे थे, मीनाक्षी डर के कांपते हुए बोली। सच बोलूं, आज मीनाक्षी भीगी बिल्ली लग रही थी। हा 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 हा, जो कभी सब पर चिल्लाती रहती थी, आज वो डर से कांप रही थी। वैसे नज़ारा तो बहुत ही शानदार था। मीनाक्षी डरी हुई बड़ी प्यारी लग रही थी। माँ तेजी से मीनाक्षी की तरफ बढ़ती हैं और उसे अपने सीने से लगा लेती हैं और मीनाक्षी के बालों को सहलाने लगती हैं। ना बच्चे ना, ऐसे नहीं डरते, देखो कोई नहीं है बच्चे, माँ कहती हैं। सच बोलूं, अगर मैं उस माँ की जगह पर होती ना तो उससे बोलती, क्या रे महारानी, मज़ा आ रहा है? भगवान करे तेरा सपना वाला भूत या चुड़ैल जो भी था वो आए और तुझे उठा कर ले जाए। पर क्या करे, माँ का दिल तो माँ जैसा ही होता है ना। बच्चे चाहे लाख गलती कर ले पर माँ कभी नाराज़ नहीं होती। खुद मर जाएगी लेकिन बच्चे को दर्द में नहीं देख सकती। वो कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है। मीनाक्षी माँ के गले से लगकर बहुत रोती है। आज पहली बार मीनाक्षी माँ के गले लगी थी और उन्हें प्यार से माँ कही थी। नहीं माँ, कोई आया था शायद मेरे कमरे में, मीनाक्षी डरती हुई कहती है। नहीं बेटा, कोई नहीं था, ले तू पानी पी ले। बोलते हुए माँ पानी का गिलास मीनाक्षी की तरफ बढ़ाती हैं। मीनाक्षी पानी के गिलास को कस के पकड़ती है और एक ही सांस भर पानी पी लेती है। बेटा, अब आप सो जाओ, मैं बाकी के काम ख़त्म करके आती हूँ। नहीं माँ, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ प्लीज़, मीनाक्षी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहती है। पर बेटा, घर का काम भी तो करना है ना। ठीक है, मैं भी आपके साथ नीचे चलूँगी। बेटा, आप जाकर क्या करोगी? आप यहीं आराम करो। नहीं माँ, मैं हॉल में बैठूँगी, लेकिन आपके पास ही रहूँगी बस। अच्छा ठीक है, चल। बोलते हुए माँ मीनाक्षी को हॉल में ले आती हैं और वहीं एक सोफे पर बैठा देती हैं। मीनाक्षी अभी भी काफ़ी डरी होती है। इधर माँ को अलग चिंता सता रही होती है। माँ मीनाक्षी को हॉल में बैठाकर अपने काम में लग जाती हैं। इधर मीनाक्षी अपने डर को कम करने के लिए टीवी चालू करती है। हाँ माँ, नहीं, उफ, मीनाक्षी के कराहने की आवाज़ आती है। माँ किचन में रोटी बना रही हैं। जैसे ही मीनाक्षी की आवाज़ माँ के कानों में पड़ती है, माँ दौड़कर मीनाक्षी के पास जाती हैं। क्या हुआ बेटा? माँ मीनाक्षी के सर पर हाथ फेरते हुए पूछती हैं। माँ, बचा लो माँ, बहुत दर्द हो रहा है। मीनाक्षी दर्द से छटपटा रही होती है। मीनाक्षी का 9वां महीना चल रहा था। शायद उसकी डिलीवरी का समय हो चुका था, जिस कारण मीनाक्षी दर्द से छटपटा रही होती है। बेटा, लंबी लंबी सांस ले। तो मैं अभी रोहित को बुलाती हूँ। बोलते हुए माँ टेबल पर रखे फ़ोन की तरफ बढ़ती हैं। माँ रोहित का नंबर मिलाती हैं। उधर रोहित के मोबाइल पर घंटी बजती है। मुझे पता है ये माँ ही होंगी, हमेशा बिना मतलब फ़ोन करके मेरा दिमाग खाती रहती हैं। बुदबुदाते हुए रोहित मोबाइल को साइड में रख अनदेखा कर देता है। प्लीज़ बेटा फ़ोन उठा, बहुत ज़रूरी है बेटा, फ़ोन उठा बेटा। परेशान माँ दोबारा फ़ोन कहती है, लेकिन फिर रोहित फ़ोन नहीं उठाता। फिर दोबारा, फिर तीसरी बार, फिर बार बार, पर रोहित फ़ोन नहीं उठाता। क्या हो गया रोहित, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? सब ठीक तो है ना? एक बार और करके देखती हूँ। बुदबुदाते हुए माँ फिर से कॉल करती हैं। अरे ये माँ भी ना छोटी छोटी बात पर बार बार फ़ोन करके परेशान करती रहती हैं। क्यों नहीं समझती, मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ। बुदबुदाते हुए रोहित फ़ोन उठाता है। क्या है माँ, क्यों बार बार कॉल कर रही हो? बेटा वो मीनाक्षी। क्या मीनाक्षी? मीनाक्षी, आपको मीनाक्षी के अलावा कुछ मिलता है या नहीं? पर बेटा कुछ नहीं सुनना मुझे, फ़ोन रखो आप। और हाँ, दोबारा कॉल मत करिएगा। आप समझती क्यों नहीं, अगर मैं फ़ोन नहीं उठाता तो इसका मतलब मैं किसी ज़रूरी काम में फंसा हूँ। अब अगर आप एक भी कॉल की ना तो अच्छा नहीं होगा। अब रखिए फ़ोन। माँ पर चिल्लाते हुए रोहित फ़ोन रख देता है। रोहित की बात सुन माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर मीनाक्षी को भी और भी ज़ोर दर्द होता है। माँ की समझ में कुछ नहीं आता। तभी माँ को याद आता है कि मीनाक्षी की एक दोस्त रेणु, जो माँ से अक्सर छिप छिप कर मिलने आया करती थी,
माँ रेणु को फ़ोन लगाती हैं। पहली बार में तो रेणु भी फ़ोन नहीं उठाती। माँ दोबारा कहती हैं, हाँ काकी, कैसी हो आप? रेणु फ़ोन उठाते ही कहती है, रेणु बेटा तू जल्दी से यहाँ मेरे घर आ जा। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा सब ठीक है, लेकिन मीनाक्षी के बच्चे आने का समय हो गया है। वो दर्द से तड़प रही है। वाह, बेबी आ रहा है। काकी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अभी गाड़ी लेकर आती हूँ। हाँ बेटा जल्दी आ, मीनाक्षी की हालत देखी नहीं जा रही। बस काकी 5 मिनट में पहुँच रही हूँ, बोलते हुए रेणु फ़ोन रखती है और मीनाक्षी के घर के लिए निकल जाती है। वैसे तो मीनाक्षी के दोस्त बहुत थे जो अक्सर मीनाक्षी के यहाँ पार्टी करने आया करते थे, लेकिन सभी दोस्त हाथी के दांत की तरह थे, मतलब सिर्फ दिखावे के लिए। एक रेणु ही थी जो समय पर हमेशा काम आती थी और मीनाक्षी के घर के पास ही रहती थी। रेणु 15 मिनट में मीनाक्षी के यहाँ पहुँच जाती है। माँ और रेणु दोनों मिलकर मीनाक्षी को गाड़ी में बैठाते हैं। वैसे तो माँ की हालत ऐसी थी कि वो खुद अपने आप को भी एक जगह से दूसरी जगह पर सही से ना ले जा पाए, पर कहते हैं ना कि माँ की ममता ही अलग होती है। माँ अपनी जान देकर भी अपने बच्चे की रक्षा करती है। कुछ ऐसा ही दृश्य था। अब मीनाक्षी हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। रास्ता थोड़ा लंबा था, हॉस्पिटल पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है। तब तक मीनाक्षी का दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही रेणु फुर्ती से गाड़ी से नीचे उतरती है और अंदर बात कर मीनाक्षी को ले जाती है। अब माँ की जान में जान आती है। चलिए काकी, हम सही समय पर पहुँच गए। रेणु माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, हाँ बेटा, मुझे आज लग रहा था कि हम सही समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाए, लेकिन सब अम्बे माँ की कृपा हम पहुँच गए। अच्छा काकी, अब आप बैठ जाओ। वैसे भी आपने बहुत भाग दौड़ कर ली, अब कुछ देर आराम भी कर लो। बेटा, अब आराम तो तभी मिलेगा जब अपनी पोती का प्यारा सा मुँह देखूंगी। अच्छा, पर माँ पोता क्यों नहीं? पोती आई तो घर पर साक्षात लक्ष्मी आएंगी। अच्छा काकी, आप बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। मुस्कुराते हुए रेणु वहीं बेंच पर माँ को बैठा देती है और पानी लेने जाती है। हे अम्बे माँ, अब जल्दी से मुझे मेरे बच्चे का मुखड़ा दिखा दो। बस कृपा करना सब कुशल मंगल हो जाए। माँ हाथ जोड़कर माँ अम्बे से प्रार्थना करती है। काकी लीजिए पानी और एक गर्म चाय और साथ ही कचौड़ी। अरे बेटा, इतना सब लाने की क्या ज़रूरत थी? अरे ज़रूरत कैसे नहीं थी, मैं सुबह से भूखी हूँ। हाय रे मेरा पेट कब खाना मांग रहा था, पर मैं इसे डांट कर शांत की हुई थी। लेकिन जैसे ही मैं पानी लेने गई, मेरे पेट में चूहे और बिल्ली मिलकर युद्ध करना शुरू कर दिए। फिर मेरी नज़रें इस कचौरी पर जा अटकी तो मैं क्या करती। अच्छा ठीक है, अब खा ले। आप भी तो खाओ। रुको, मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। बोलते हुए रेणु माँ के मुंह में पहला निवाला डालती है। रेणु का प्यार देख माँ की आंखें भर आती हैं। वो रेणु को गले से लगाकर जी भर के आशीर्वाद देती हैं। कुछ ही देर बाद डॉक्टर साहब बाहर आते हैं। माँ हड़बड़ाते हुए उठती हैं। मुबारक हो अम्मा, पोता हुआ है। डॉक्टर साहब बधाई देते हुए कहते हैं। माँ आंखों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। अरे वाह काकी, आप तो दादी बन गई और मैं तू बुआ पगली। रेणु के बोलने से पहले ही माँ बोल देती हैं। अब सारी खुशियाँ बाहर ही मनाएंगे या बच्चे को आशीर्वाद भी देंगे अम्मा, डॉक्टर साहब कहते हैं। हाँ बेटा, बोलते हुए माँ अंदर जाने लगती हैं। काकी 1 मिनट, आपने रोहित को बताया? रेणु द्वारा पूछे गए प्रश्न पर माँ कुछ नहीं बोलती हैं। क्या हुआ काकी, बताइए ना। रेणु के दोबारा पूछने पर माँ सारी बात बता देती हैं। क्या बात कर रही हो आप काकी? रोहित ने ऐसा किया? मैं अभी रोहित से बात करती हूँ। नहीं बेटा, रहने दो, कोई बात नहीं, मुझे तो आदत हो गई है। बोलते हुए माँ उदास हो जाती हैं। रेणु अपने बैग से मोबाइल निकालती है और झट से रोहित को कॉल करती है। रेणु का फ़ोन, ये क्यों कॉल कर रही है? ज़रूर कोई बकवास करेगी, पर क्या करूँ, फ़ोन नहीं उठाया तो बार बार करेगी। बुदबुदाते हुए रोहित फ़ोन उठाता है। हेलो, कहाँ हो तुम? ऑफिस में। क्यों, क्या हुआ? रोहित, बड़े अजीब इंसान हो यार तुम। काकी उतनी क्या माँ 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 लगा रखा है। हाँ नहीं उठाया था मैंने फ़ोन उनका। यार
फालतू में मेरा दिमाग खाती रहती हैं, हमेशा मीनाक्षी को उल्टा सीधा सुनाती रहती हैं। अरे वो प्रेग्नेंट है, फिर भी मेरे जाते ही घर का सारा काम मीनाक्षी पे थोप देती हैं। रेणु की बात पूरी होने से पहले ही रोहित बोल पड़ता है, चुप रहो रोहित, तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में है और माँ इसीलिए तुम्हें कॉल कर रही थी ताकि इस समय तुम मीनाक्षी के साथ रहो। लेकिन नहीं, तुमने तो एक बार भी माँ की बात सुनी ही नहीं। बहुत खूब। क्या कहा? मीनाक्षी हॉस्पिटल में है? क्या हुआ है उसे? बेटा हुआ है। तुम्हें बाप बन गए हो तुम। भगवान से बस एक ही दुआ है कि वो तुम पर ना जाए। बोलते हुए रेणु फ़ोन रख देती है। क्या बोला उसने? माँ रेणु से पूछती है। क्या बोलेगा, आ रहा है और क्या। चलो बेटा, फिर तो ठीक है, माँ कहती है। तब तक क्यों ना हम बच्चे से मिलाएं, रेणु उत्सुकता से कहती है। हाँ बेटा चलो। बोलते हुए रेणु और माँ अंदर जाती हैं। मीनाक्षी अभी बेहोश होती है और सामने ही की पालने में बच्चा झूल रहा होता है। बच्चे को देखकर माँ का दिल खुशी से झूम उठता है। माँ बच्चे को गोद में लेने की लालसा में तेजी से आगे बढ़ती है। जैसे ही माँ बच्चे को गोद में लेने के लिए हाथ पालने में देती हैं, तब तक रोहित आ जाता है और झट से बच्चे को गोद में उठा लेता है। माँ एक टक से रोहित को देखने लगती हैं। ये क्या रोहित, माँ बच्चे को गोद में ले रही थी ना, फिर तुम ऐसे अचानक से बच्चे को क्यों उठा ली? रेणु रोहित से पूछती है। ये बच्चा मेरा है तो सबसे पहले गोद भी तो मैं ही लूँगा ना। और वैसे भी माँ के हाथ गंदे हैं, मेरे बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो गया तो। रोहित कैसी बात कर रहे हो तुम, शर्म नहीं आती है तुम्हें? माँ है ये तुम्हारी। इसे हे भगवान, ये लड़का भी ना, छी। बच्चा रोहित की गोद में सुसु कर देता है। सही हुआ। बोलते हुए रेणु बच्चे को अपनी गोद में लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं। रुकिए रोहित, बच्चे को आप इधर दीजिए, रेणु के हाथ में मत देना। होश आते ही मीनाक्षी कहती है। मीनाक्षी, ऐसे क्यों बोल रही हो? इतना कहते कहते रेणु की आंख में आंसू आ जाते हैं। हाँ, मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे को कोई बांझ औरत छुए। मीनाक्षी, रेणु रोते हुए कहती है। हाँ, तेरी शादी हुए 8 साल हो गए, पर तुझे अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ। तू मेरे बच्चे से दूर ही रह। रेणु मीनाक्षी की बात सुन रोने लगती है और वहाँ से दौड़ते हुए भाग जाती है। इधर माँ का दिल अलग छल्ली हो रहा था। माँ की आंखों से आंसू आना बंद ही नहीं होते। आज माँ के दिल को सबसे ज़्यादा चोट पहुँची थी। जिस बच्चे के इंतज़ार में माँ मीनाक्षी को इतना सहते आई थी, आज उस बच्चे को माँ छू तक नहीं सकती थी। आज माँ सच्चे दिल से भगवान से अपनी मौत की प्रार्थना करती हैं। इधर मीनाक्षी और रोहित अलग ही धुन में मस्त होते हैं। वो बच्चे के साथ इतना मस्त हो जाते हैं, ना तो उन्हें अपनी माँ का दर्द दिखाई देता है और ना ही रेणु के आंसू। कुछ देर बाद मीनाक्षी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मीनाक्षी बच्चे को गोद में लेती है और बाहर खड़ी गाड़ी में जा बैठती है। माँ भी पीछे पीछे जाती हैं। जैसे ही माँ गाड़ी में बैठने को होती हैं, रोहित उन्हें रोक देता है। माँ, आप प्लीज़ ऑटो से आ जाना, हम आपको अपने साथ गाड़ी में नहीं ले जा सकते हैं, सॉरी। बोलते हुए रोहित गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाता है। माँ के दिल को चोट तो लगी ही थी, पर ना जाने क्यों अभी भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शायद पोता आने की खुशी थी। माँ वहीं हॉस्पिटल से एक ऑटो लेती हैं और घर के लिए निकल जाती हैं। भगवान जाने माँ के दिल में इतनी ममता क्यों भरी होती है, जो अपने बच्चे की बड़ी से बड़ी गलती को हंसकर माफ़ कर देती हैं। बेटे के इतने दुख देने के बाद भी माँ को एक भी शिकायत नहीं थी। इतना बड़ा दिल कैसे? कुछ देर बाद माँ घर पहुँच जाती हैं। घर का दरवाज़ा वैसे ही खुला होता है। माँ घर के अंदर आती हैं। मीनाक्षी और रोहित दोनों अपने कमरे में बच्चे के साथ होते हैं। माँ बाहर से ही बच्चे को देखकर आशीर्वाद दे देती हैं। सदा सुखी रहे बेटा, भगवान हमेशा तुझे खुश रखे। मुझे माफ़ करना मेरे बच्चे, मैं तुझे छू तक नहीं सकती। क्या करूं बेटे, बूढ़ी हो गई हूँ ना, मेरे हाथ अब गंदे रहते हैं। मैं तुम्हें अगर गोद में उठा ली तो तुम्हें कहते कहते माँ रोने लगती हैं और घर के बाकी कामों में लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। आज बच्चे के घर आए पूरा 1 महीना हो जाता है, लेकिन अभी तक माँ अपने पोते को गोद तक नहीं ली थी। माँ सुनो, कल घर में पूजा है, बच्चे का नामकरण करना है, सारी तैयारी आप समय से कर देना। रोहित अपनी माँ पर हुक्म जताते हुए कहता है। ठीक है बेटा,
तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा, माँ मुस्कुराकर कह देती हैं। रोहित इधर सुनना जरा, मीनाक्षी अपने कमरे से आवाज़ लगाती है। मीनाक्षी की आवाज़ लगाते ही रोहित दौड़ते हुए कमरे की तरफ बढ़ता है। हाँ बोलो, क्या हुआ? कमरे के अंदर प्रवेश करते हुए रोहित कहता है, क्या बोलूँ मैं तुम्हें? अरे मैं पूछती हूँ, तुम्हें हमारे बच्चे की कोई फिक्र है भी या नहीं? मीनाक्षी चिल्लाते हुए पूछती है। अरे मेरी जान, ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या बोल रही हूँ? सब कुछ जानने के बाद भी अनजान मत बनो रोहित। अरे बाबा, हुआ क्या है, बताओ तो सही। तुम्हारी माँ, कितनी बार बोली हूँ तुमसे अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आओ, लेकिन तुम हो कि मेरी एक बार भी नहीं सुनती। वृद्धाश्रम क्यों क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी माँ बार बार मेरे बच्चे को छूने का बहाना ढूंढती रहती हैं। कल को अगर कुछ मेरे बच्चे को हो गया ना, तो याद रखना रोहित, मैं उसी समय ये घर छोड़ कर चली जाऊंगी। तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? बस एक दिन की बात है। एक दिन की बात है मतलब ये कि कल पूजा के बाद मैं खुद माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आऊँगा। कल के बाद क्यों, आज ही क्यों नहीं? अरे कल की पूजा की इतनी तैयारी करनी है, तुम अकेले कैसे करोगी? और कल जब लोग आएंगे तो माँ के बारे में पूछेंगे ना, इसीलिए कल के बाद या परसों। ना ही कल के बाद और ना ही परसों, तो कब? रोहित आश्चर्य से कहता है, मतलब कल शाम तक पूजा खत्म हो ही जाएगी, इसीलिए पूजा खत्म होते ही इन्हें वृद्धाश्रम ले आना। अच्छा ठीक है मेरी माँ, जैसा तुम कहो। बोलते हुए रोहित मीनाक्षी को गले से लगा लेता है। इधर माँ कल की पूजा की तैयारी कर रही होती हैं। माँ को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि आज उनका आखिरी दिन है इस घर में। समय अपनी चाल से चलता है और सुबह हो जाती है। देर रात तक काम करने के बावजूद भी आज माँ सूरज के उदय होने से पहले ही जग जाती हैं और बड़े ही उत्साह से पूजा की तैयारी में लग जाती हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और घर में मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। माँ सभी की आव भगत में लग जाती हैं। ऊपर से महारानी का भाषण अलग, मतलब मीनाक्षी। पंडित जी भी आ जाते हैं और पूजा चालू हो जाती है। माँ भी पूजा में बैठने की तैयारी कर रही होती हैं। तभी बेटे का फरमान आता है, माँ पूजा में बैठकर क्या करोगी? हम सब तो है ना यहाँ, आप जाओ और सारे मेहमानों का ख्याल रखो। जाओ माँ, रोहित धीरे से अपने माँ के कान में कहता है। माँ रोहित की बात सुन चुपचाप आंखों में आंसू दबाए चली जाती हैं। दूर कोने में खड़े होकर बच्चे के बारे में सोचती हैं, जिस बच्चे के लिए मैं इतने दिनों तक सब सहती आई, आज उस बच्चे को हाथ तक लगाने नहीं दिया गया मुझे। देख रहे हो ना, आपका बेटा कितना बड़ा हो गया। अब आपके बेटे को माँ की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे अब अपने पास बुला लो ना। अब हिम्मत नहीं रही मुझ में। माँ अपने पति को याद करते हुए मन ही मन में कहती हैं। अब समय आता है बच्चे के नामकरण की। माँ टकटकी लगाकर देखती हैं कि उनका बेटा एक बार तो ज़रूर उनसे पूछने आएगा, पर शायद ये उनकी गलतफहमी थी। रोहित अपने बच्चे का नामकरण कर चुका है। अब रोहित नामकरण करके पंडित जी से आशीर्वाद लेता है और फिर माँ के भी पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। रोहित के पैर छूते ही माँ अपने आप को रोक नहीं पाती हैं और रोने लगती हैं। क्या नाटक है माँ, ऐसे क्यों रो रही हो? आपको दिखता नहीं कितने सारे मेहमान आए हुए हैं? क्या आप इन सब को ये बताना चाहती हो कि हम आपको ठीक से नहीं रखते, या फिर ये साबित करना चाहती हो कि हम आपका ख्याल नहीं रखते? रोहित दांतों को पीसते हुए कहता है। नहीं बेटा नहीं, मैं बहुत खुश हूँ बेटा, सदा सुखी रहे तू। बोलते हुए माँ रोते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आओ, लेकिन आप थे कि मेरी बात सुनते ही नहीं। अब देखो सबके सामने हुआ ना नाटक, अब हुआ आपका दिल खुश। बोलते हुए मीनाक्षी गुस्से से तिलमिलाते हुए बच्चे को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे कर सारे मेहमान भी चले जाते हैं और शाम हो जाती है। मीनाक्षी के कहे अनुसार रोहित अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए उनके कमरे में जाता है। माँ, आपको लेकर कहीं जाना है, चलिए। कमरे के अंदर प्रवेश करते ही रोहित कहता है, पर बेटा कहाँ? माँ आश्चर्य से कहती हैं, आपसे जितना कहा गया है आप उतना करो, अपना सामान उठाओ और मेरे साथ चलो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। बोलते हुए माँ अपना सामान उठाती हैं। घर से जाते वक्त माँ का कलेजा फटने लगता है और रोने लगती हैं। शायद उन्हें भी पता चल जाता है कि ये पल उनका आखिरी पल है।
इस घर में, जिस घर को माँ अपने खून पसीने से कमाए हुए पैसों से एक एक ईंट जोड़कर घर बनाई थी, आज उसी घर से वो हमेशा के लिए अलविदा कर रही थी। भले माँ अभी इस बात से अनजान थी, पर दिल तो माँ का था ना। बेटी की हर एक बात समझती थी। माँ बिना सवाल किए चुपचाप उस घर से निकल जाती हैं, बाहर खड़ी गाड़ी में बैठती हैं और आश्रम के लिए निकल जाती हैं। माँ मन ही मन भगवान से दुआ कर रही होती हैं कि काश काश ये सफ़र ख़त्म ना हो। हे मेरे मालिक, ऐ मेरे खुदा, तुझसे बस एक ही दुआ है, बस तू इतनी कृपा कर कि आज माँ गलत साबित हो जाए। पर समय को कौन रोक सकता है। कुछ ही देर में वो वृद्धाश्रम पहुँच जाती हैं। अब सामने लगे बोर्ड को पढ़कर माँ अंदर से टूट जाती हैं। रोहित उनका बैग उठाता है और अंदर आश्रम में जाकर रख देता है। देखिए माँ, आप मुझे गलत मत समझना। घर में सही से आपकी देखभाल नहीं हो पा रही थी, इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं आपको यहाँ छोड़ दूँ। देखिए, यहाँ पर आप ही की उम्र के कितने सारे लोग हैं। यहाँ पर आपकी देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी और आपका मन भी लगा रहेगा। बोलते हुए रोहित माँ का पैर छूता है। माँ कांपते हुए हाथ से रोहित को आशीर्वाद देती हैं और रोहित को अलविदा कहती हैं। आश्रम से निकलते वक्त रोहित की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर भी रोहित पलटकर एक बार भी नहीं देखता, सीधे निकल जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। मीनाक्षी और भी ज़्यादा जिद्दी और बदतमीज होती जाती है। रोहित अब मीनाक्षी से काफ़ी परेशान हो जाता है। दिन ब दिन मीनाक्षी का व्यवहार और भी ज़्यादा खराब हो जाता है। घर का भी काम रोहित को ही करना पड़ता है। अब रोहित को माँ की याद सताने लगती है। रोहित मन ही मन ठान लेता है कि वो वृद्धाश्रम से अपनी माँ को वापस ले आएगा और वो मीनाक्षी को बिना बताए माँ को लाने वृद्धाश्रम निकल पड़ता है। रोहित मन में कई सपने देखता है कि माँ आएंगी तो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा वैसे सपने सजाए। आश्रम पहुँचते ही रोहित झट से अंदर जाता है और इधर उधर माँ को ढूंढने लगता है। क्या हुआ बेटा, किसे ढूंढ रहे हो? एक बुजुर्ग बाबा कहते हैं। बाबा, वो मेरी माँ, रोहित रोते रोते कहता है। कौन रोहित? जी बाबा, मैं रोहित हूँ। आप मेरी माँ को जानते हो? बेटा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। मतलब तुम्हारी माँ का नाम शारदा देवी था ना? जी बाबा। क्या हुआ मेरी माँ को? वो अब इस दुनिया में नहीं रही बेटा। क्या? रोहित की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाँ बेटा, जब तुम अपनी माँ को यहाँ छोड़कर गए थे ना, बेचारी बहुत रोई थी, बहुत याद करती थी तुम्हें और साथ ही अपने पोते को भी। उनकी बस एक ही आखिरी इच्छा थी, अपने पोते को गोद में लेने की। बाबा, कब हुआ ये सब? जब तुम उन्हें यहाँ छोड़कर गए थे उसके 4 दिन बाद ही। 4 दिन बाद ही? माँ, नहीं माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती हो। माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती हो। माँ, नहीं माँ, वापस आ जाओ माँ। एक बार मेरे सर पर हाथ फेर दो माँ, हाथ फेर दो माँ। वापस आ जाओ माँ, वापस आ जाओ माँ। रोहित हुई फूट फूट कर रोने लगता है। ऐसे टूटते नहीं बेटा, जो आया है उसे आज नहीं तो कल जाना ही है। ये लो बेटा, ये स्वेटर तुम्हारी माँ अपने पोते के लिए तैयार की है। स्वेटर रोहित के हाथों में देते हुए बाबा वहाँ से चले जाते हैं। रोहित पूरी तरह से टूट जाता है। रोहित का कलेजा फट रहा होता है। उसे अब भली भांति अपनी गलती का एहसास हो चुका था, पर अब कर भी क्या सकते हैं। अब तो बहुत देर हो चुकी थी। जिससे जाना था वो तो चली गई। अब पछताने से क्या फ़ायदा। अगर रोहित समय रहते ये सब समझ जाता तो शायद आज माँ उसके साथ होती, शायद सब ठीक होता। पर रोहित की आंखों पे तो मीनाक्षी नाम की पट्टी बंधी थी। मीनाक्षी की बातों में आकर रोहित जीवन की सबसे बड़ी गलती ही नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा पाप कर चुका था, जिसका प्रायश्चित शायद कुछ भी नहीं था। भगवान भी कभी माफ़ नहीं करे ऐसे इंसान को। रोहित और मीनाक्षी जैसे लोगों को तो एक इंसान भी कहना पाप जैसा लगता है। शायद शायद वो माँ रोहित को माफ़ कर दी, क्योंकि माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। लेकिन भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा इन लोगों को। रोहित रोते रोते आश्रम से निकलता है और वहीं एक पार्क में जाकर बैठ जाता है।
कुछ देर बाद एक काफ़ी उम्रदराज व्यक्ति आते हैं और रोहित के बगल में बैठते हुए कहते हैं, अरे रोहित बेटा तुम यहाँ। जी बाबा, और बताओ तुम्हारी माँ कैसी है। माँ तो अब नहीं रही बाबा, माँ अब नहीं रही। रोहित रोते रोते कहता है, क्या क्या हुआ उन्हें। बाबा के पूछने पर रोहित सारी बात बाबा को बता देता है। भगवान ना करे तुम्हारे जैसा दानो बेटा किसी को हो। अरे बेटा तुम क्या जानो शारदा देवी क्या थी। जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ उससे पहले ही तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई थी। तुम्हारे पिता की मृत्यु होने की 1 महीने बाद तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारे जन्म होते ही तुम्हारे चाचा चाची तुम्हारी माँ को घर से बाहर निकाल दी थी। बेचारी का रो रो कर क्या हाल हुआ था, इस दर्द को सिर्फ शारदा देवी ही जानती हैं। अरे दानो, तेरे पैदा होते ही क्यों ना मार दी वो तुम्हें। तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद अगर वो जिंदा थी तो सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे भविष्य के लिए। उसके पास ना तो रहने के लिए घर था और ना खाने के लिए पैसा। सड़कों पे कचरा चुन चुन कर वो तुम्हारा पेट भरती थी। भगवान जाने कितने गंदे गंदे नालों में हाथ डालकर वो कचरा इकट्ठा करती और उसे बेचकर जो पैसा होता उससे तुम्हारा पेट भरा करती थी। कई बार तो सड़कों पर बैठकर तुम्हारे लिए भीख तक मांगी। कई रात कई दिनों तक वो भूखे पेट सोई, पर तुम्हें कभी भूखा ना रहने दी। घर घर जाकर बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा, ये सब करके पैसा इकट्ठा की और एक छोटा सा घर लिया। फिर खून पसीना एक करके काम करती रही और तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा बना दिया कि तुम अपनी माँ को ही घर से बाहर निकाल दिए। अरे नालायक, शारदा देवी सिर्फ एक माँ नहीं, साक्षात देवी थी। देवी जिसकी जीने की आशा सिर्फ तुम थे। तुम्हें गलती से भी एक छींक भी आ जाती तो वो पूरी रात बिना पलक झपकाए तेरे पास बैठी रहती। अरे अपनी जान से भी बढ़कर वो तुझसे प्यार करती थी। अच्छा सिला दिए हो तुम अपनी माँ की ममता का। भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। जा बेटा जा, तुझे तेरे की एक ही सज़ा तेरा बेटा तुझे खुद देगा। तभी तू समझेगा कि दर्द क्या होता है। जा बेटा, मेरी बद्दुआ तुझे ज़रूर लगेगी, ज़रूर लगेगी। इतना कहते कहते वो बाबा रो पड़ते हैं। बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। रोहित रोते हुए कहता है। बाबा वहाँ से उठकर चले जाते हैं। रोहित वहीं पार्क में बैठा अपनी माँ को याद कर फूट फूट कर रोता है। लव यू माँ, आई लव यू माँ, प्लीज़ एक बार लौट आओ माँ, प्लीज़ एक बार लौट आओ। मैं वादा करता हूँ आपसे, कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। रोहित वहीं पार्क में बैठे फूट फूट कर रो रहा होता है।